आज मैं आपको एम्पलीफायर, ऑसिलेटर, मॉड्यूलेटर और डिमॉड्यूलेशन के बारे में बताऊंगा। ऑसिलेशन कन्वर्ट्स डीसी फ्रॉम पावर सप्लाई टू एन एसी सिग्नल। मतलब इसको इनपुट में डीसी दिया जाता है तो एसी सिग्नल निकालता है जिसकी एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी होती है। और ये जैसे कि इसमें दिखाया गया है, ऑसिलेटर कन्वर्ट डीसी फ्रॉम ए पावर सप्लाई टू एन एसी सिग्नल। एन इलेक्ट्रॉनिक्स ऑसिलेटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट दैट produces a periodic oscillation oscillating electric signal. The signal may be sine wave और स्क्वायर वेव। जो आउटपुट इसमें होता है या तो साइन वेव होगा या स्क्वायर वेव होगा। ऑसिलेटर एक पीरियाडिक, जैसे ऑसिलेटर हम जैसे केबल में टेस्टिंग देते हैं, 800 हर्ट्ज की टोन भेजते हैं, वो ऑसिलेटर का काम है। कहीं भी टोन निकलती है ऑसिलेटर से ही निकलती है। रेडियो स्टेशन पे जो रेडियो शुरू होने से पहले टू आवाज़ आती है, उस भी होती है। टीवी में भी ऑसिलेटर का काम होता है, रेडियो जो वायरलेस कम्युनिकेशन में। तो ऑसिलेटर के भाग हैं एम्पलीफायर, कॉमन एमीटर, कॉमन बेस, कॉन्फ़िगरेशन वाले केबल, फ्रीक्वेंसी डिटरमाइनिंग यूनिट, पॉजिटिव फीडबैक नेटवर्क और फेज शिफ्ट नेटवर्क। ऑसिलेटर के इस सिद्धांत पे काम करता है। देखिए, वी वोल्टेज इनपुट दिया गया है, ये एम्पलीफायर है, ये इसको एम्पलीफाई करके आगे कर दिया, आउटपुट में दे दिया। उसका कुछ पार्ट फिर हम वापस भेजते हैं और उससे ये बीटा गेन है, उससे फिर हम इनपुट में दे देते हैं और ये चलता रहता है। ये पॉजिटिव फीडबैक कहते हैं। इससे हमारी सेम उसी पार्ट्स आप लेके हम फिर दोबारा उसको हम करते रहते हैं और हमारी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की हमें आउट साइन वेव या स्क्वायर वेव निकलती रहती है। ऑसिलेशन की शर्तें हैं, देख रहे हैं आप। वोल्टेज इनपुट, वोल्टेज वॉइस फ्रीक्वेंसी, वोल्टेज बीटा इज द गेन ऑफ द एम्पलीफायर। आउटपुट बीटा ए वी आई, इसलिए वी आई 1 माइनस बीटा ए इजकल टू 0। इसलिए हम देख रहे हैं कि ऑसिलेशन की शर्त क्या है कि वी आई इजकल टू 0, बट वी आई 0 नहीं हो सकती है। इसलिए ऑसिलेशन की शर्तों में है ए बी इजक्वल टू 1, दिस शुड बी ए बी इजक्वल टू। अगर ए बी इजक्वल टू 1 है तो ऑसिलेशन होगा, वरना नहीं होगा। इसके बाद हम देखिए, ये देखिए एक शर्त, पहली शर्त आई है कि ए बी इज़ ग्रेटर देन 1। अगर 1 से ज़्यादा है तो ये ऑसिलेशन बढ़ता जाएगा, जैसा कि इसमें दिखाया गया चित्र में, ऑसिलेशन बढ़ता जाएगा। और ए बी 1 से कम है, 1 से कम है तो ऑसिलेशन जो है डैम्प होता जाएगा, कम होता जाएगा। ये हार्टले ऑसिलेटर है। तो इस ऑसिलेटर की आवृत्ति फार्मूले से प्राप्त, इसका हार्टले जो ऑसिलेटर, उसकी फ्रीक्वेंसी अगर हमें लेनी है तो इसका फार्मूला है एफ आर इजकल टू 1/2 पाई एक्स अंडर रूट L1 प्लस L2 C। इसलिए एम्पलीफायर का गेन ए बी इजकल टू जेड इनपुट अपान आर स्क्वायर ई। फीडबैक नेटवर्क का गेन बीटा इजकल टू L2 अपान L1। इससे बीटा का मान देखने के लिए हमें ए बी इंटू बी का मान 1 से 5% से अधिक न हो। इस रेजोनेंस सर्किट का क्वालिटी फैक्टर बहुत अधिक होता है। ये जो हार्टले ऑसिलेटर हम बता रहे हैं, इसकी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी सर्किट Q इजकल टू 1/R अंडर LC होती है। इस ट्यून सर्किट का क्वालिटी फैक्टर बहुत अधिक होने के कारण इसका रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे इम्पीडेंस बहुत अधिक होता है तथा इसके प्रभाव सभी रेजोनेंस पे बहुत कम होता है। जैसा कि इसमें ग्राफ दिखाया गया, देखिए एक तरफ इम्पीडेंस है और दूसरी तरफ अब इम्पीडेंस बढ़ा, आवृत्ति बढ़ी है, लेकिन इम्पीडेंस कुछ समय बाद आवृत्ति स्टेबल हो गई है, फिर डाउन हुई है आवृत्ति। ये चलता रहता है आपका। ऑसिलेटर पे लोड का प्रभाव, इस पे लोड अगर दिया जाए, यदि ए बी का मान 1 से अधिक हो जाता है तो डिस्टॉर्शन उत्पन्न हो जाता है। डिस्टॉर्शन मतलब शोर उत्पन्न हो जाता है। और ए बी का मान 1 से कम है तो आउटपुट डैम्प होता जाता है। इन दोनों प्रभावों को समाप्त करने बफर एम्पलीफायर का प्रयोग किया जाता है। देखिए इसमें बफर एम्पलीफायर का, इसमें सर्किट में ये दिखाया गया है, ये इसमें दिखाया गया है जो बफर एम्पलीफायर सर्किट का बता रहा है। इसका इस्तेमाल करते हैं
इन दोनों प्रभाव को, किसे डिस्टॉर्शन को और डैम्पनेस, जो डैम्प होता है, उन दोनों प्रभाव को ख़त्म करने के लिए हम बफर एम्पलीफायर का इस्तेमाल करते हैं, जो इसमें दिखाया गया है। फेज शिफ्ट एम्पलीफायर, फेज शिफ्ट एम्पलीफायर का एक सर्किट डायग्राम है। इसका ऑसिलेटिंग फ्रिक्वेंसी एफ ओ इजकल टू 1/2 पाई आर RC √6 फीडबैक फैक्टर बीटा इजकल टू 1/29 नोट सेल्स स्टार्टिंग ऑसिलेटर AB इजकल टू इज ग्रेटर देन 1। अगर सेल्फ स्टार्टिंग ऑसिलेशन लेना है तो AB शुड बी ऑलवेज ग्रेटर देन 1। क्रिस्टल ऑसिलेटर उत्पन्न होता है, इसमें क्वार्ट्ज, टूरमेलाइन, रॉकेट साल्ट प्रमुख है। सबसे अधिक कठोर होने का क्वार्ट्ज अधिक होता है। क्रिस्टल पर पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है। क्रिस्टल के 2 एक्सिस होते हैं, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल। मैकेनिकल अक्स पर कंपन करने पर इलेक्ट्रिकल अक्स पर इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है, और इलेक्ट्रिकल अर्थ पे हम इलेक्ट्रिसिटी देने पे मैकेनिकल अक्स पे वाइब्रेशन पैदा होता है। इस तरह से ये पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। क्रिस्टल ऑसिलेटर ये सर्किट दिखाया गया है, जिसके जो क्रिस्टल ऑसिलेटर का जो इक्विवेलेंट सर्किट है, ये क्रिस्टल ऑसिलेटर है, और ये क्या L और C, L इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस दोनों सीरीज में जुड़े हुए हैं। ये इक्विवेलेंट सर्किट है। ये देखिए ये क्रिस्टल पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव देखिए, इधर प्रेशर देने पे, मैकेनिकल प्रेशर देने पे ये अल्टरनेटिंग करंट आउट हो रही है। मैकेनिकल प्रेशर देने पे अल्टरनेटिंग करंट आउट हो रही है। और ये देखिए इस पे इलेक्ट्रिकल देने पे तो वाइब्रेशन पैदा होता है। इलेक्ट्रिकल इसके एक्सिस पे इलेक्ट्रिकल देने पे वाइब्रेशन पैदा होता है। डिफॉर्मेशन जो लास्ट में दिखाया गया है, इसमें इस पीजो इलेक्ट्रिकल ऑसिलेटर में पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से क्वार्ट्स में कंपन पैदा होता है। वाइस वर्सा, मतलब अगर इलेक्ट्रिकल एक्सिस पे हम करंट सप्लाई देते हैं, वोल्टेज देते हैं, तो उसमें वाइब्रेशन पैदा होता है। और मैकेनिकल एक्सिस पे हम अगर उसको फोर्स लगाते हैं, प्रेशर देते हैं, तो उसमें इलेक्ट्रिकल पैदा होता है। क्रिस्टल ऑसिलेटर का सर्किट डायग्राम ये इसमें दिखाया गया। आप इसमें ये सर्किट है, ये C1 C2 वो है, ये अर्थ किया गया है। एक डायोड का एम्पलीफायर का इस्तेमाल हुआ है। ये आपका क्रिस्टल ऑसिलेटर का एक सर्किट डायग्राम है। एम्पलीफायर, इसके बाद हम एम्पलीफायर का बात करेंगे। सिग्नल फ्रॉम रेडियो टीवी स्टेशंस आर ट्रांसमिटेड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। दीज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर वीकेंड टू लॉस देयर पावर ड्यू टू ट्रेवलिंग लॉन्ग डिस्टेंस। At the receiving end, the power of weakened signal have to be strengthened. एम्पलीफायर क्या होता है? एम्पलीफायर एक्चुअली क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल है, वो डिस्टेंस चलने पे ड्यू टू रेजिस्टेंस या अदर फैक्टर्स उसकी जो स्ट्रेंथ है कम हो जाती है, पावर कम हो जाती है, और उसको पावर को बढ़ाने के लिए हम एम्पलीफायर का इस्तेमाल करते हैं, जो किसी डिवाइस के आउटपुट में हो एम्पलीफायर इस्तेमाल करते हैं, या किसी डिवाइस के जब सिग्नल उसी को रिसीव करते हैं तो वहाँ भी एम्पलीफायर का हम इस्तेमाल करते हैं। एम्पलीफायर है अगर हम वीक सिग्नल को हम अगर उसकी स्ट्रेंथ बढ़ा देते हैं, पावर बढ़ा देते हैं, तो उसे उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिफिकेशन, एम्पलीफिकेशन बोलते हैं। एम्पलीफायर, कोई भी एम्पलीफायर, उसकी प्रॉपर्टी क्या क्या होती है? पहले तो सिमिलरिटी होनी चाहिए। शेप, जो आउटपुट में शेप मिल रहा है वो अनचेंज होना चाहिए, मतलब सिग्नल की सारी प्रॉपर्टी सेम होनी चाहिए, बस उसका एम्पलीट्यूड है उसमें परिवर्तन होना चाहिए। तो एम्पलीट्यूड कम में परिवर्तन का मतलब उसकी पावर में परिवर्तन है। दूसरा क्या होना चाहिए? स्टेबिलिटी। इसको हम अगर कहीं इस्तेमाल के लिए लगा दें तो ये लंबे समय तक चलना चाहिए। ये नहीं कि आधा घंटे 1 घंटे बाद ये काम करना बंद कर दे, या गलत काम करने लगे, या इसका प्रॉपर काम ना करे। तो स्टेबिलिटी होनी चाहिए। नॉइजलेस होना चाहिए। नॉइजलेस ये अनवांटेड सिग्नल से पैदा होता है आउटपुट, एम्पलीफायर के आउटपुट में, और ये एक निश्चित लिमिट में होना चाहिए आउटपुट एम्पलीफायर के।
गुड फ्रीक्वेंसी रिस्पांस, और फ्रीक्वेंसी रिस्पांस बहुत अच्छा होना चाहिए, इसलिए कि हम उस पर कई फ्रीक्वेंसी पर अगर हम देते हैं, ये पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के लिए नहीं, सभी फ्रीक्वेंसी पे इसका रिस्पांस अच्छा होना चाहिए। ये हमारे एक अच्छे एम्पलीफायर की प्रॉपर्टी है। हमने एम्पलीफायर को क्लासिफिकेशन किया है, फ्रीक्वेंसी के आधार पे किया है। ऑडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर, रेडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर, वीडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर और इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर। इंटरमीडिएट मतलब बीच में, फ्रॉम रेडियो टू वीडियो के बीच में भी अगर कोई फ्रीक्वेंसी है तो उसके लिए भी काम करे। ये फ्रीक्वेंसी बेस्ड है और क्लास के बेस पे क्लास ए, क्लास बी, क्लास ए बी, क्लास सी, क्लास के आधार इसका है वर्गीकरण है। कपलिंग के आधार आरसी कपलिंग एम्पलीफायर, इम्पीडेंस कपल्ड एम्पलीफायर, ट्रांसफार्मर कपल्ड एम्पलीफायर और आपका डायरेक्ट कपल्ड एम्पलीफायर। डायरेक्ट कपल्ड एम्पलीफायर पावर के अनुसार इसके जो हमने इसका वो किया है, क्लासिफिकेशन किया है। तो एक है वोल्टेज एम्पलीफायर और दूसरा है पावर एम्पलीफायर। इसके दो पार्ट हैं, पुश पुल एम्पलीफायर, कम्प्लीमेंट्री सिमेट्री एम्पलीफायर। कम्प्लीमेंट्री सिमेट्री एम्पलीफायर। इसके बाद हाउ एम्पलीफायर वर्क्स, मतलब एम्पलीफायर सिग्नल को कैसे एम्पलीफाई करता है। देखिए नीचे दिखाया गया है, ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर सोन व्हेन वी अप्लाई ए वीक सिग्नल एट द बेस ऑफ दिस transistor and due to transistor action a high current beta times of the base current starts to flow in the collector load current. Since the value of RC is 4 into 10 kilo ohm, hence across its high voltage reaches, high voltage इसमें बढ़ जाती है। Such a way applied weak signal is achieved at base station। इस तरह से हम एक अप्लाइड वीक सिग्नल हम बेस पे प्राप्त करते हैं। ब्लॉक डायग्राम ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर, इनपुट स्टेज, इंटरमीडिएट स्टेज और लेवल ट्रांजिस्टर, ट्रांसलेटर और आउटपुट स्टेज। 4 स्टेज से मिलके कोई एक ऑपरेशन एम्पलीफायर बनता है। ऑपरेशन एम्पलीफायर क्या है, एक से अधिक ऑपरेशन परफॉर्म करता है, जैसे जोड़ना, घटाना। ऑपरेशन एम्पलीफायर के स्टेजेस क्या क्या है, इनपुट स्टेज, डुअल इनपुट, बैलेंस आउटपुट, डिफरेंशियल एम्पलीफायर। ज़्यादा से ज़्यादा वोल्टेज गेन प्राप्त करना, इनपुट रेजिस्टेंस बनाना। इंटरमीडिएट स्टेज, डुअल इनपुट, अनबैलेंस आउटपुट, डिफरेंशियल एम्पलीफायर। लेवल ट्रांसलेटर, डायरेक्ट कपलिंग के कारण जो डीसी आउटपुट ग्राउंड पोटेंशियल से ऊपर होगी को फिर से ग्राउंड पोटेंशियल पर लाया जाता है लेवल ट्रांसलेटर में। आउटपुट स्टेज, इसके बाद आखिरी है आउटपुट स्टेज। इसमें प्रमुख रूप से पुश पुल कम्प्लीमेंट्री एम्पलीफायर होता है। आदर्श एम्पलीफायर के गुण क्या क्या होते हैं, इनफाइनाइट वोल्टेज गेन, इनफाइनाइट वोल्टेज गेन, इनफाइनाइट बैंडविड्थ, ये सपोर्टिंग वोल्टेज गेन, सब इनफाइनाइट वोल्टेज सपोर्ट होना चाहिए, इनफाइनाइट वोल्टेज बैंडविड्थ होनी चाहिए, इनफाइनाइट इनपुट इम्पीडेंस, जीरो आउटपुट इम्पीडेंस, कंप्लीट बैलेंस, completely stable, इनफाइनाइट कॉमन रेजिस्टेंस रेशियो, इनफाइनाइट कॉमन रेशियो। सिंपल आप ऑपरेशन एम्पलीफायर देखेंगे आप, इसमें ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर का सिंबल है, जिसमें पिन 1 to 8 इसमें 1 और 8 जो होता है इस्तेमाल नहीं होता है। पिन 2 इज कॉल्ड, एक्चुअली ये आजकल आईसी बन के आती है, एम्पलीफायर आईसी बोलते हैं इसको, इसी हिसाब से दिखा है। पिन 8 और 4 पिन दोनों तरफ होती है, तो इसीलिए इसका नाम दिया है। पिन 1 और 8 इस्तेमाल होता है। पिन 2 इज इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल, पिन 3 इज कॉल्ड नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल, V1 एंड V2 इनपुट, V0 आउटपुट, VO ए अंडर ब्रैकेट V1 minus V2। A is voltage gain of the operation, A is the voltage gain of the operation amplifier। एप्लीकेशन ऑफ ऑपरेशन एम्पलीफायर्स, क्या क्या एप्लीकेशंस हैं। इन्वर्टिंग एम्पलीफायर्स, इन्वर्टिंग का एम्पलीफायर्स हैं जो किसी को इन्वर्ट करते हैं।
नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर्स, ये सारे सिंबल इसमें दिखाया है। नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के क्या सिंबल है। इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, ये इन्वर्टिंग एम्पलीफायर ये भी है, ये थोड़ा सा सेम सर्किट है, थोड़ा सा ज़्यादा कंपोनेंट अप्लाई किए गए हैं। नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है, ये भी सेम है, इनमें कंपोनेंट ज़्यादा इस्तेमाल किए गए हैं। इसमें देखिए नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर में वी आउट क्या है, 2 इंटू V1 V2 प्लस V3, V1 प्लस V2 प्लस V3, 2 टाइम्स आप V1 बस सभी वोल्टेज को हम जोड़ने के बाद 2 टाइम्स करेंगे तो इसका V आउटपुट है। इसके बाद आपका सब्सट्रैक्टर में आपको दिखाया V1 माइनस V2 इन ब्रैकेट R1 इजकल टू R2 इजकल टू R1 RF। इंटीग्रेटर एंड डिफरेंशिएटर, इंटीग्रेटर और डिफरेंशिएटर, ये आपके इंटीग्रेटर और डिफरेंशिएटर के सिंबल है। इसके बाद आपके लॉग एम्पलीफायर्स, लॉगरिथमिक वैल्यू करने के लिए लॉग एम्पलीफायर्स है। एंटी लॉग एम्पलीफायर्स है, इसका भी सिंबल दिया गया है। इसका आउटपुट में क्या वी आउट क्या है, लॉग वी इन, और एंटी लॉग में वी आउट लॉग इनवर्स 1 वी इन, ये दिस इज इनवर्स दैट इज प्रोपोर्शनल। मल्टीप्लायर वी वी इजकल टू V1 माइनस V2, ये मल्टीप्लायर है वोल्टेज का, मल्टीप्लायर एम्पलीफायर है। वोल्टेज फॉलोवर एम्पलीफायर है, सेम वोल्टेज को फॉलो करता है, V0 इजकल टू V इन। फीडबैक एम्पलीफायर, व्हेन सम आउटपुट पार्ट ऑफ एनर्जी of an amplifier device is given to input of the device is called feedback. It is of two type, positive feedback and negative feedback. Positive feedback क्या है, when the feedback energy voltage current in phase and enhances is called positive feedback. इनपुट की जो पावर है उसी के फेज में हम उसमें उसको बढ़ाता है, सेम फेज में बढ़ाता है, उसे पॉजिटिव इनफीड कहते हैं। इंक्रीजेज द गेन ऑफ द सर्किट बट इंक्रीजेज नॉइज एंड डिस्टॉर्शन, इससे नॉइज बढ़ता है, डिस्टॉर्शन भी बढ़ता है। इट इज़ अनडिजायरेबल। पॉजिटिव फीडबैक यूज्ड इन ऑसिलेटर, इस किस में इस्तेमाल किया जाता है पॉजिटिव फीडबैक, ऑसिलेटर्स में इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम आउटपुट से थोड़ी सी एनर्जी इनपुट में दें और सेम फेज में हो तो पॉजिटिव आउटपुट फीडबैक कहते हैं। Negative feedback, when the feedback energy is reversed to I input, it decreases it and is called negative feedback. Feedback amplifier consists 2 feedback circuits, amplifiers and circuit and feedback circuit. In generally there are 2 resistors which send some fraction of output energy to input. इसमें देखिए 2 इनपुट आ रही है, जो आउटपुट के से 2 इनपुट आ रही है। एडवांटेज ऑफ निगेटिव फीडबैक, गेन स्टेबिलिटी, नॉन लीनियर डिस्टॉर्शन मिनिमाइजेशन मिनिमम होता है, बेटर फ्रीक्वेंसी रिस्पांस, बेटर सर्किट स्टेबिलिटी, बेटरमेंट इन इनपुट एंड आउटपुट इम्पीडेंस। निगेटिव फीडबैक सर्किट, वोल्टेज सीरीज अरेंजमेंट, देखिए ये अब कौन से सर्किट होते हैं, ये वोल्टेज सीरीज अरेंजमेंट है, इसको बोलते हैं शंट सीरीज, इस सर्किट को बोलते हैं शंट सीरीज। इन दिस अरेंजमेंट इनपुट इम्पीडेंस Z1 इज हाई एंड आउटपुट इम्पीडेंस Z0 इज लो। वोल्टेज शंट अरेंजमेंट, शंट अरेंजमेंट इसको बोलते हैं। इन सर्किट Z1 लो और Z0 ZI मतलब Z इम्पीडेंस इन इम्पीडेंस आउट बोथ आर लो। जब इम्पीडेंस आई लो होता है तो इम्पीडेंस आउट लो होता है। सर्किट करंट सीरीज अरेंजमेंट इसको बोलते हैं। इन दिस अरेंजमेंट ZI इम्पीडेंस इनपुट इज हाई एंड Z आउट इज हाई। करंट शंट अरेंजमेंट, इन दिस अरेंजमेंट ZI लो एंड ZO हाई, Z आउट हाई। डिजिटल मॉड्यूलेशन टेक्निक, इसके बाद हम
डिजिटल मॉड्यूलेशन टेक्निक की बात करेंगे। देखिए इसमें बताया है कि सोर्स है, सोर्स को इनकोड किया गया है, मतलब जो भी एनालॉग अगर सिग्नल है चाहे जो भी है उसको इनकोड किया गया है, और उसके बाद चैनल में इनकोड किया गया है, और उसके बाद मॉड्यूलेट करके उसको ट्रांसमिट कर दिया गया है, उसको मॉड्यूलेट करके ट्रांसमिट कर दिया गया है। और उसी को जिस रिसीविंग में जहाँ एंड में जहाँ रिसीव करते हैं वो एक चैनल के थ्रू फिर पर्टिकुलर हर एक सर्किट के लिए एक चैनल होगा, उस चैनल के थ्रू डिमॉड्यूलेट होगा, चैनल को डिकोड किया जाएगा, सोर्स को सोर्स डिकोड किया जाएगा, उसके बाद डेस्टिनेशन को दे दिया जाएगा, और फिर वो सिग्नल फिर वो अपने जिस सिग्नल में हमने ट्रांसमिट किया था उसी फॉर्म में हमें प्राप्त हो जाएगा। चैनल कैपेसिटी की मैक्सिमम रेट एट विच डाटा कैन बी ट्रांसमिटेड ओवर ए गिवन कम्युनिकेशन पाथ, मतलब किसी मीडिया पर हम मैक्सिमम कितनी फ्रीक्वेंसी या कितनी बिट पर सेकंड हम ट्रांसमिट कर सकते हैं, उसे हम चैनल कैपेसिटी कहते हैं। ये कंडीशंस क्या क्या है? डाटा रेट बिट पर सेकंड, रेट विथ विच कैन बी कम्युनिकेटेड, बैंडविथ कितनी बिट जा सकती, बैंडविथ ऑफ द ट्रांसमिटेड सिग्नल इज कंस्ट्रेंड बाय द ट्रांसमीटर एंड द नेचर ऑफ द ट्रांसमिशन मीडिया, हर्ट्ज, नॉइज, एन, एरर रेट, बिट एरर रेट, एरर ट्रांसमिटेड 1 रिसीव 1। ये इसका रीज़न फॉर चूजिंग इनकोडिंग टेक्निक हमने क्यों इस्तेमाल किया है? डिजिटल डाटा, डिजिटल सिग्नल, इक्विपमेंट लेस कॉम्प्लेक्स, जो डिजिटल सिग्नल होते हैं लेस कॉम्प्लेक्स होते हैं, सस्ते होते हैं, और डिजिटल टू एनालॉग मॉड्यूलेशन इक्विपमेंट होते हैं। डिजिटल टू एनालॉग जो अगर डिजिटल से एनालॉग हम मॉड्यूलेशन टेक्निक अपनाते हैं तो कॉम्प्लेक्स होता है, महंगा होता है, और डिजिटल टू डिजिटल क्या है? ये सस्ता होता है। जो जितने भी डिजिटल डिवाइसेस हैं ऑल दीज आर चीपर, ये सभी सस्ते हैं। डिजिटल डाटा एनालॉग सिग्नल, सम ट्रांसमीटर मीडिया विल ओनली प्रोपगेट एनालॉग, कुछ मीडिया ऐसी हैं कि जो सिर्फ एनालॉग सिग्नल ही ट्रांसमिट करती हैं, उनमें क्या है? अनगाइडेड, मतलब स्पेस या एयर, इनमें हमेशा ही एनालॉग ही सिग्नल ट्रेवल कर सकता है, डिजिटल सिग्नल ट्रेवल नहीं कर सकता है। डिजिटल सिग्नल के लिए OFC ऑप्टिकल फाइबर केबल सपोर्टिंग है। एनालॉग डाटा, एनालॉग सिग्नल, एनालॉग डाटा इन इलेक्ट्रिकल फॉर्म कैन बी ट्रांसमिटेड इजीली एंड चीपली, जैसे एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, FM रेडियो, AM रेडियो, एनालॉग फॉर्म है, एनालॉग में उसको मॉड्यूलेट किया गया है और ट्रांसमिट कर दिया गया है। इसके बाद व्हाट इज मॉड्यूलेशन? मॉड्यूलेशन क्या है? मॉड्यूलेशन सिंपली मॉड्यूलेशन ये है कि कम फ्रीक्वेंसी को हाई फ्रीक्वेंसी बना के ट्रांसमिट करना। उसके लिए हमें दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, एक तो जो फ्रीक्वेंसी जिसको ट्रांसमिट करना है, और एक फ्रीक्वेंसी जिस पे बिठा के या जिसके साथ उसको इंटरमिंगल करके उसको हमने ट्रांसमिट करना है, और दोनों को मिलाने को हम मॉड्यूलेशन बोलते हैं। एडिंग इन्फॉर्मेशन कैरियर सिग्नल पे हमने इन्फॉर्मेशन को, वो भी उसी फॉर्म में है, हमने उसको बिठा देना है, इसको हम मॉड्यूलेशन कहते हैं। द साइन वेव विच कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इंफॉर्मेशन सिग्नल आर मॉड्यूलेटेड कॉल्ड ए कैरियर सिग्नल। क्या कहा जाता है? द साइन वेव ऑन विच, वह साइन वेव जिस पे हमने इन्फॉर्मेशन को बिठाना है, भेजना है, उसको कैरियर सिग्नल बोलते हैं। जैसे इसमें चित्र में दिखाया गया, मॉडिफाई या सिग्नल मॉड्यूलेट, और ये डिटेक्ट द मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेट, मतलब सिग्नल को हाई फ्रीक्वेंसी में बना के भेजना मॉड्यूलेशन है, और उसी को हाई फ्रीक्वेंसी को अलग करके जो हमारा इंफॉर्मेशन है, जो सिग्नल है, जो हमारी सूचना है, उसको ले लेना डीमॉड्यूलेशन है। इसमें एनालॉग मॉड्यूलेशन के हमने दिखाया आपको, एनालॉग मॉड्यूलेशन है। देखिए यहाँ एम्पलीट्यूड चेंज हो रहा है, फ्रीक्वेंसी बराबर रह रही है, ये सिग्नल है सबसे ऊपर, और एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, इस एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन पे हम सिग्नल को बिठा देते हैं, और यह फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन है, इस पे हम इस सिग्नल को हमने अगर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन किया है, उसका जो ग्राफ दिखाई दे रहा है, और उसी को सिग्नल को हमने FM किया है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन किया है, तो उसका ग्राफ नीचे की तरफ जो दिखा रहा है वो बनता है।
मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन, डिजिटल मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन। डिजिटल मॉड्यूलेशन डाटा, डिजिटल मॉड्यूलेशन एनालॉग बेस्ड सिग्नल, एनालॉग मॉड्यूलेशन रेडियो ट्रांसमीटर, डिजिटल डाटा, डिजिटल मॉड्यूलेशन, एनालॉग बेस्ड सिग्नल, ये एनालॉग बन जाएगा, उसके बाद इसको ट्रांसमिट किया जाएगा। रेडियो रिसीवर, डिजिटल डाटा, सिंक्रोनाइजेशन डिसीजन, एनालॉग बेसबैंड सिग्नल, एनालॉग डीमॉड्यूलेशन, रेडियो कैरियर। इस तरह से डिजिटल मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन का एक दिखाया गया है। सिग्नल कैरेक्टरिस्टिक देन कैन बी मॉडिफाइड। सिग्नल xt a cos 2 pi ft प्लस साई, ए इजक्वल एम्पलीट्यूड, एफ इजक्वल टू फ्रिक्वेंसी, साई या फाई जो भी बोलिए, फेज इनिशियल एंगल ऑफ दिस सिनुसाइडल फंक्शन ऑफ दिस ओरिजिन। मॉड्यूलेशन कन्वर्टिंग digital to analog information to a waveform suitable to transmit over a given medium, involve varying some parameters of the carrier wave, sinusoidal wave or even frequency as a function of the message signal. मोटिवेशन, स्मॉलर एंटीना मतलब एंटीना छोटा होने चाहिए, λ/4 ए टिपिकल एंटीना साइज, मीन्स लेमडा जितना ही बड़ा रहेगा उतना ही हमारे एंटीना का साइज बड़ा होगा। लेमडा बड़ा होगा, फ्रीक्वेंसी कम होगी, फ्रीक्वेंसी जब बड़ी होगी, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, लेमडा कम हो जाएगा। लेमडा जब कम हो जाएगा तो सिग्नल जब लेमडा छोटा हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी तो लॉस कम हो जाएगा, साइज ऑफ एंटीना छोटा हो जाएगा, साइज ऑफ एंटीना छोटा हो जाएगा। इसलिए हमें मॉड्यूलेशन की ज़रूरत पड़ती है, इसीलिए हमें मॉड्यूलेशन की ज़रूरत पड़ती है टू मेक कॉम्पैक्ट डिवाइसेस एंड एंटीना टू मिनिमाइज द साइज ऑफ एंटीना। मॉड्यूलेशन शिफ्ट सेंटर फ्रीक्वेंसी टू बेसबैंड सिग्नल अप टू रेडियो कैरियर, बेसिक स्कीम। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन और फेज मॉड्यूलेशन। एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग, एक ASK, फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग FSK और फेज शिफ्ट कीइंग। ऑल दीज टेक्निक्स आर नाउ ए डेज बीइंग, ये सभी टेक्निक आज की डेट में इस्तेमाल हो रही हैं। डिजिटल मॉड्यूलेशन टेक्निक, एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग ASK, चेंज एम्पलीट्यूड विद ईच सिंबल, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट, लो बैंड रिक्वायरमेंट, वेरी सब्स्टिट्यूट टू इंटरफेसेस। फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग, चेंज फ्रीक्वेंसी विद ईच सिंबल, नीड लार्जर बैंडविड्थ। फेज शिफ्ट कीइंग, चेंज फेज शिफ्ट ईच सिंबल, मोर कॉम्प्लेक्स, रोबस्ट अगेंस्ट इंटरफेसेस। इंटरफेसेस को ये ज़्यादा सपोर्ट करता है, किसी भी इंटरफेस पे ये काम करता है। ASK ऑन ऑफ कीइंग, फ्रीक्वेंसी एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग, फ्रीक्वेंसी इज केप्ट कांस्टेंट, एम्पलीट्यूड हैज़ टू लेवल्स, बिट 1 और बिट 0। एम्पलीट्यूड इज केप्ट, फ्रीक्वेंसी इज केप्ट कांस्टेंट, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रखा गया है और ये 0 या 1 को किया गया है। दी बाइनरी स्कीम, ये बाइनरी फॉर्म इस तरह से बनता है। ASK में अगर डिजिटल को हम इसको करेंगे, हम मॉड्यूलेट करेंगे तो ये बनता है फॉर्म, द बाइनरी सीक्वेंस इस तरह से बनता है। FSK फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग, फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग, ये देखिए फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग में दिखाया गया है किस तरह से ये काम करता है, 0-1 को कैसे चेंज करता है। इसके बाद आता है आपका PSK, फेज शिफ्ट कीइंग का ये किस तरह ग्राफ बनता है। PCM पल्स कोड मॉड्यूलेशन, पल्स कोड मॉड्यूलेशन एनालॉग सिग्नल को डिजिटल और डिजिटल को एनालॉग सिग्नल में बदलने के लिए जो हम इस्तेमाल करते हैं, जो टेक्निक इस्तेमाल करते हैं उसे हम PCM कहते हैं, पल्स कोड मॉड्यूलेशन कहते हैं। ये PCM के लिए सबसे पहले नाइक्वेस्ट ने आपको थ्योरम, पूरी दुनिया को थ्योरम दिया था कि अगर किसी एनालॉग सिग्नल की
फ्रीक्वेंसी के डबल रेट से उसके एम्पलीट्यूड का सैंपल किया जाए और उसको एनकोड करके ट्रांसमिट कर दिया जाए, तो दूसरे एंड पे भी हम फिर वही सिग्नल प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह से हमने ये देखिए, SF सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी इज़ ग्रेटर देन 2FH, मतलब 2 गुना FH फ्रीक्वेंसी, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के बराबर या उससे ज़्यादा हो तो हम इस सिग्नल को हम इनकोड करके अगर ट्रांसमिट करते हैं तो पुनः हम एनालॉग सिग्नल प्राप्त कर सकते हैं। हमें ज़रूरत इसलिए पड़ती है कि हम लोग एनालॉग ही सुन पाते हैं, एनालॉग ही बोल पाते हैं, और ख़ास तौर से ऑडियो में हमें एनालॉग ही चाहिए। तो इसलिए हमें इसको, या हमारा डिवाइस एनालॉग है, फिर जितने मक्स हैं, STMs हैं, राउटर हैं, फिर स्विच है, थिन क्लाइंट है, टर्मिनल सर्वर है, आपका थिक क्लाइंट है, जितने भी डिजिटल डिवाइसेस हैं उनको वो सभी उस पर काम करती हैं, डिजिटल हैं। और जब एनालॉग को डिजिटल बनाएंगे तो हमें PCM का सहारा लेना पड़ेगा, और डिजिटल को फिर एनालॉग बनाएंगे तो PCM का सहारा लेना पड़ेगा। मक्स, PD मक्स और एक्सचेंजेस में ये प्रोसेस चलता रहता है, एनालॉग टू डिजिटल, डिजिटल टू एनालॉग। ये हमने आपको दिखाया आपका कि 64 kbps हमारा बनता है अगर हम एक अपने वॉइस सिग्नल को हम वो करें, कन्वर्ट करें। ये देखिए, लीनियर हम करते हैं, होमोजीनियस जिसको बोलते हैं, तो हमें 64 kbps हमारी आवाज़, जो मनुष्य की आवाज़ है, एक चैनल की आवाज़ हो जाएगी। लेकिन आजकल और भी नॉन लीनियर टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं लोग, कंपनियां यूज कर रही हैं, जिससे हमें बैंडविड्थ और कम बैंडविड्थ की ज़रूरत पड़ती है, और वो 22.8 kbps तक भी कर लेते हैं। इसके स्टेजेस हैं जो PCM हम करते हैं, ये 5 स्टेज। फिल्टरिंग में हम एक हम वो लगाते हैं, लो पास फिल्टर लगाते हैं। सैंपल करते हैं, जो वेव फॉर्म आता है उसको सैंपल करते हैं, 8000 सैंपल पर सेकंड करते हैं। क्वांटाइजेशन, उसकी क्वांटिटी निर्धारित करते हैं कि प्रत्येक सैंपल में एम्पलीट्यूड में, एक्चुअली एम्पलीट्यूड कम वोल्टेज में बदल जाता है, उसमें कितनी वोल्टेज है उसकी हम निर्धारित करते हैं। उस निर्धारण के बाद उसी निर्धारित मात्रा को हम एनकोड करते हैं, 0 या 1 में एनकोड करते हैं, 0 या 1 में एनकोड करते हैं। और एनकोड करने के बाद उसी को हम लाइन पे भेज देते हैं, जिसको हम लाइन कोड कहते हैं। लाइन कोडिंग में कई सारे, लगभग 5 मेथड्स हैं जिसको इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन इसमें मेनली 2 हैं जो हम आपको, एक अल्टरनेट मार्क इन्वर्जन, दूसरा हाई डेंसिटी बाइपोलर 3। AMI is also termed as bipolar signal in HDB3. The fourth 0 is changed to 1, मतलब 0 0 0। नेक्स्ट आया फिर 4 0, चौथा 0 अगर आएगा तो वो 1 में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। फिर मान लीजिए कि 1 1 1, चौथा 1 आएगा तो 0 में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। इस तरह से ये चलता रहता है, और HDB3 में हम इसको इस्तेमाल करते हैं। ये टेक्निक है, ट्रांसमिशन की टेक्निक है। हम लाइन पे टेक्निक जो हम इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हमारे डिवाइसेस हैं, लगातार 4 0 के बाद 5वां 0 आता है तो भूल जाते हैं क्या आया, वो जानते नहीं पीछे से क्या आया, उसको कन्वर्ट नहीं कर पाते। उसके लिए हम ओवरकम करने के लिए हम ये 2 टेक्निक, ये अल्टरनेट मार्क इन्वर्जन, HDB3, इसके अलावा भी 3 और टेक्निक है जिसका इस्तेमाल डिफरेंट आपका ISP, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स करते हैं। PCM स्टेजेस में हमने बताया आपको सैम्पलिंग। ये देखिए सैंपल है, ये एक सिग्नल है, और इसको ये नीचे जो आपको दिखाया गया है ये सिग्नल है, ये सैंपल किया गया। ये आपका क्या है, लो पास फिल्टर है, जिससे हमें एक साइन वेव मिली है। साइन वेव में ये सैंपल लिया गया है, जो सैंपल हमें दिखा रहा है। उसके बाद सैम्पलिंग है। इसके बाद हम ये दिखाया ओरिजिनल सिग्नल है, चैनल 1 है, चैनल 2 है, इस तरह के दिखाते हैं हम। चैनल 1, चैनल 2 इस तरह से हम करने के बाद ये सारे सैंपल्ड होते हैं। इसके बाद ये डिसाइड किया गया है, आपका वोल्टेज डिसाइड होता है इससे। देखिए इस पर लिखा है मैग्नीट्यूड 80 मिली वोल्ट तक दिखाया गया है।
और ये इसको कन्वर्ट करने के बाद डेसिमल में फैक्टर में 0 1 2 3 4 5 और 0 को 0 0 0 8 बिट का होता है, इसलिए ये 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 इस तरह से ये जो आपका सैंपल है उसकी मैग्नीट्यूड हमने क्या किया, बाइनरी कोड में कन्वर्ट कर दिया है। और इसके बाद आता है आपका आखिरी हायर ऑर्डर पीसीएम। हायर ऑर्डर पीसीएम ये एक्चुअली पीसीएम करते हैं आप, ये एक्चुअली ये पीडीएच में आता है। आपका 64 kbps को 32 चैनल को हम एक में मक्स में दे दें तो वो पीडी मक्स हो जाती है। फिर 4 मक्स और जोड़ दें हम तो फर्स्ट सेकंड ऑर्डर मक्स हो जाती है। फिर 4 और जोड़ दें। इस तरह से करते करते हम आपका 139 Mbps मेगाबिट पर सेकंड तक हम बना पाते हैं। फिर हमें 64 kbps लाना है तो हम फिर इसको रिवर्स हमें लाना पड़ता है। इस तरह से हम ये आपको इस तरह से हम करते हैं, इस तरह से हम ये हम चैनल बनाते हैं, इस तरह से चैनल हमारा बनता है। ये रहा हमारा आज का। थैंक यू।